प्रताप सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद ही है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग, मुझे लगता है कि इस जो वैश्विक स्तर की जो महामारी है उस पर जो अपने भारत देश के साथ साथ जो संपूर्ण विश्व में जो स्थितियां चल रही हैं, तो वह स्थिति का प्रभाव कहीं ना कहीं कंपटीटर या फिर प्रतियोगी जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसा मतलब एक माहौल बन चुका है कि जो बच्चों के या फिर स्टूडेंटों के माइंड में एक डिमोटिवेट थॉटें आती हैं, है ना, निगेटिव थॉटें आती हैं। तो मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से कर दूं कि आप लोग परीक्षाओं को लेकर, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन्हें लेकर आप निगेटिव मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी हो रही हैं कि अब कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है या फिर कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से यह बात कह दूं कि देखिए, ये सब एक भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे कि यूपीएससी एग्जाम का भी जो डेट अनाउंस हो चुका है और साथ में आपका यूपीपीसीएस के जो प्री टेस्ट के लिए जो आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि एमपी से भी संबंधित जितनी भी एग्जाम है या फिर एमपीपीएससी में ऑल स्टेट की बात कर रहा है, सेंट्रल की बात कर रहा, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं तो वह अपने टाइमिंग पर ही होंगे। मैं मानता हूँ कि 1 माह 2 माह एग्जाम डिले हुआ है तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम कहीं ना कहीं होने की पूर्ण संभावनाएं हैं और होंगे ही, क्योंकि अभी आपने देख लिया है कि यूपीपीसीएस का जो अपना प्री का जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका है। तो कृपया करके आप लोग इस बात को लेकर मत बैठिए कि आगे आगामी समय पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाले हैं। देखिए, एग्जाम होंगे, है ना। एग्जाम होने के दौरान आपको थोड़ा ही समय दिया जाएगा और आपसे तुरंत फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात 1 मंथ में एग्जाम ले लिया जाएगा। तो फिर उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको तैयारी करना है तो आप अभी से उठिए और कंटिन्यू जिस प्रकार से आप लगे हुए थे तो उसी प्रकार लगिएगा। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति जो पैदा हुई है, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पढ़ाई को सीरियस लेकर बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी उठाए हुए हैं। ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आगामी जो परीक्षाएं हैं वो जरूर होंगी और लगभग लगभग जल्द ही, अब लॉकडाउन का लगभग प्रोसेसिंग जो है खत्म हो चुकी है ना। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिए और कंटिन्यू आप लोग तैयारी करिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसे मैं अब बात करूंगा। मैं आज सामान्य विज्ञान की बात करूंगा। थोड़ा सा सामान्य विज्ञान के अंदर विशेष तौर पर मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वह है आपका बायोलॉजी होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि जो आज आप लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है ना। किसकी बात करेंगे अपन लोग? सामान्य विज्ञान की। लेकिन यहां से आप लोग याद रखिएगा, जो आज जो सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस का जो आज के डेट में जो कंपटीशनों में जो इसका वेटेज है काफी मात्रा में है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, ये आप लोग को जनरली यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, यदि कभी आपने एग्जाम फेस किया है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सामान्य विज्ञान है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अपनी सहभागिता निभाता है ना, और एक अच्छी सहभागिता निभाता है। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। आज मैं सामान्य विज्ञान के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो याद रखिएगा, जो सामान्य विज्ञान है यह अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट माना जाता है, एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। तो सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चाहे आप एक छोटे एग्जाम से लेके एक बड़े एग्जाम तक की मैं बात करूंगा तो सभी एग्जामों पर सामान्य विज्ञान की जो वेटेज है वो काफी मात्रा में होता है। ठीक है ना। बस अंतर ये होता है कि थोड़ा बहुत 19-20 आपका जो लेवल की बात होती है वो चेंज होती है, बाकी सभी एग्जामों पर क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आते ही आते हैं। ठीक है ना। यदि मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, जैसे कि यूपीएससी वगैरह जैसे बात कर रहा, तो यूपीएससी एग्जाम जैसे में भी साइंस का जो बहुत ही अच्छा रोल होता है। यूपीएससी में लगभग लगभग इसके जो क्वेश्चन समानता, यदि एवरेज में बात करूंगा, यदि मैं आज 5 साल या 10 साल का एवरेजर मान के बात करता हूं तो इसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यदि मैं आर स्टेट की बात करूं या फिर एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की बात करूं, इसमें भी लगभग लगभग आपको क्वेश्चन देखने को
मिल जाते हैं। तो आज आप लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत मैं मुख्य रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक इसके अंतर्गत होता है उसके बारे में बात करूंगा। तो याद रखिएगा, जो सामान्य विज्ञान अपना जो विषय है, सामान्य विज्ञान जो विषय है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से हमें 3 विषयों के बारे में अध्ययन करना होता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से कितने से अध्ययन करना पड़ता है? 3। वह हो जाएगा आपका भौतिक विज्ञान, दूसरा हो जाएगा रसायन विज्ञान, तीसरा हो जाएगा आपका जीव विज्ञान, ठीक है ना। तो आप लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब मैं आप लोग को बता दूं कि इन तीनों सब्जेक्ट के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला जो सब्जेक्ट है वह है आपका जीव विज्ञान। मतलब कि संपूर्ण सामान्य विज्ञान का केवल 70 से 70% के लगभग जो क्वेश्चन होते हैं जीव विज्ञान के होते हैं, और आप इसको 15-15 करके मान सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैं आपकी सिविल सर्विसेज की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा। सिविल सर्विसेज में या कोई अच्छा यदि एग्जाम आप दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का दे रहे हैं, तो उसमें आपको बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा मिलेगा। लेकिन यदि कभी कभार यदि आप जैसे रेलवे वगैरह का देखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं आपका फिजिक्स का वेटेज ज्यादा हो जाता है। लेकिन सभी एग्जामों में लगभग जो वेटेज ज्यादा होगा तो हमेशा किसका होता है? जीव विज्ञान का होता है, बायोलॉजी का होता है। बात समझ में आई ना। तो इससे आपको यही स्पष्ट होगा कि अपना जो सबसे महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के अंतर्गत है वह है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यदि मेरा मानना है कि यदि 10 क्वेश्चन यदि साइंस के हैं तो उसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो स्वाभाविक रूप से जब ये महत्वपूर्ण जब सब्जेक्ट ही है तो अपन को सबसे पहले अपन को जीव विज्ञान ही कवर करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब जीव विज्ञान यदि आप कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सामान्य विज्ञान का लगभग 70 से 80% आपने सिलेबस कवर कर लिया है। तो इसका तात्पर्य है कि अपन को सबसे पहले क्या कवर करना है? जीव विज्ञान कवर करना है, ठीक। तो मैं जीव विज्ञान के बारे में बता दूं थोड़ा सा। देखिए एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि जो बायोलॉजी है ये एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। उसका रीजन भी है क्योंकि ये खुद पर जानकारी के लिए आप लोग इसका अध्ययन करते हैं। बात समझ में आई ना। तो बायोलॉजी एक अच्छा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो इसमें अपन को ये भी ध्यान देना है कि हमें बायोलॉजी से प्रेम तो है, लेकिन इस प्रेम को त्यागना भी है। देखिए सबसे महत्व, कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम यदि आप दे रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रोल निभाता है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं आपको ये भी देखना है। यदि आप कोई भी मटेरियल उठाकर या किसी भी सब्जेक्ट यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आपके अंदर एक अच्छा गुण होना चाहिए, वो है त्याग का। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप क्या चीजें छोड़ रहे हैं। बात समझ में आई ना। हमें पढ़ते समय सिर्फ इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या छोड़ दें या क्या पकड़ लें, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में बोलते हो स्मार्ट स्टडी। बात समझ में आई ना। तो याद रखिएगा ये बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्टेड है। तो इसमें यदि आपको एक बार प्रेम हो गया तो वह आप प्रेम से छुटकारा नहीं पाएंगे। तो आपको इस चीज को भी देखना है ना। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम पूछ रहा है हमें उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, सब कुछ कवर सब कुछ करूंगा, लेकिन एग्जाम व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आपको इस चीज में जरूर ध्यान देना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लगभग आप जब इसी में पूरा समय दे देंगे तो अन्य सब्जेक्टों का कोई भी फिर रोल नहीं रह जाएगा। देखिए गधा और घोड़ा दोनों में यही अंतर होता है, गधा भी वही काम करता है और घोड़ा भी वही काम करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि वो इसी प्रकार से है। तो आपको एक स्मार्ट वे से, एक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार से कौन से टॉपिक किस टाइम पे पूछे गए हैं उसके बेस पर आपको बायोलॉजी कवर करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसके बाद अब मैं थोड़ा सा आगे आप लोग को डिस्कस कर दूं कि बायोलॉजी की तो मैंने आप लोगों को इतना बता दिया, ठीक है ना। तो अब बायोलॉजी की मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बता चुका है कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए
कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, इनके अंतर्गत हमें क्या कवर करना है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं और इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जब आपको ये चीजें पता होंगी तो मेरा मानना है कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में 50% आप पहले ही जानकारी हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि आपका टारगेट है कोई, यदि उस टारगेट का रूट आपको पता है तो आपको उस टारगेट में पहुंचने में ज्यादा कठिनाई या ज्यादा बाध्य नहीं होगी। ठीक है ना? तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करूंगा किसके बारे में, जीव विज्ञान के बारे में, मतलब कि बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी है क्या। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं भी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जब मैं कभी बायोलॉजी आप लोग के साथ शेयर करूंगा या डिस्कस करूंगा, याद रखिएगा बायोलॉजी में 3 चीजों को फोकस करूंगा। सबसे पहले तो मैं थ्योरी कवर करवाऊंगा पूरी, थ्योरी के साथ साथ आपके संपूर्ण फिगर होंगे, जितने भी बायोलॉजी में फिगर हैं, जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं थ्योरी के साथ साथ फिगर, और फिगर के साथ साथ आपके एमसीक्यू की बात करूंगा। इस चीज को याद रखिएगा, मैं तीनों पॉइंट को कवर करने वाला हूं बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है ना? तो अब आप लोग थोड़ा सा समझते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी में ये है क्या, ये किस प्रकार से बना है, किन वर्डों से बना है। समझिएगा जो बायोलॉजी होता है तो 2 वर्डों से बना होता है। कितने वर्डों से बना है? 2 वर्डों से बना है। पहला है आपका बायोस प्लस दूसरा होता है लोगोस। क्या है? लोगोस। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? बायो एंड लोगोस दोनों का, इसका मतलब होता है सभी जीव। क्या होता है? सभी जीव। और इसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ठीक है ना? तो यही दोनों वर्डों से मिलकर बनता है बायोलॉजी। दोनों वर्डों से क्या मिलकर बनता है? बायोलॉजी। तो आप यहां समझ सकते हैं इनका मीन्स होता है सभी जीव और इसका मीन्स होता है स्टडी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी को आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि बायोलॉजी सभी जीवों का अध्ययन का एक विषय है। क्या है? अध्ययन का एक विषय है। तो बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी सभी जीवों के अध्ययन का एक क्या है? विषय है। इतना आप लोगों ने समझ चुका कि बायोलॉजी क्या है। ठीक। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया। तो याद रखना बायोलॉजी जो वर्ड है लैमार्क एंड, लिख लीजिएगा, बायोलॉजी जो वर्ड है लैमार्क एंड ट्रिवनेस ने दिया। किसने दिया? ट्रिवनेस ने दिया। तो इस बात को याद रखना कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो बायोलॉजी वर्ड लैमार्क एंड ट्रिवनेस ने दिया। इस बात को आपने समझा, इस बात को आपने बात को समझा। ठीक है ना? फिर इसके बाद आपको यही से एक टॉपिक पूछता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहां से आपको याद रखना है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। और बायोलॉजी शब्द किसने दिया, शब्द किसने दिया? तो वह है लैमार्क एंड ट्रिवनेस ने। क्लियर? क्लियर? इतना आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। तो आप लोगों ने इतना समझा। अब आप लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं तो उसको किस अप्रोच से पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत आप लोग सिलेबस को किस प्रकार से डिवाइडेशन करेंगे। तो याद रखिएगा जो मैं आपको सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं तो वह इस प्रकार से होगा कि जो आप लोग बायोलॉजी कवर करेंगे तो बायोलॉजी को पहले आप लोग 2 पार्टों पर बांटते हैं। देखिए मैं इस बायोलॉजी के अंदर की बात नहीं कर रहा, मैं केवल स्टडी के अध्ययन से बात कर रहा कि बायोलॉजी को मैं पहले 2 पार्ट पर बांटूंगा, है ना। तो बायोलॉजी को आप लोग इस समझते हैं 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक जो आता है बेसिक आता है। कैसा आता क्वेश्चन आता है? आपका बेसिक क्वेश्चन आता है, तो इसको देखना है। ठीक है ना? बेसिक बायोलॉजी के अंतर्गत। दूसरा आ जाएगा अप्लाइड वाला। कौन सा आएगा? अप्लाइड मतलब कि अनुप्रयोग। देखिए बेसिक के अंतर्गत आपको बायोलॉजी की थ्योरी पढ़नी है, बायोलॉजी के अंतर्गत जो मेन बेसिक क्या है, सामान्य जो बायोलॉजी क्या है उसके बारे में पढ़ना है।
फिर इसी बायोलॉजी का आपको अनुप्रयोग पढ़ना, क्या पढ़ना है, अप्लाइड वाला पार्ट पढ़ना है, मतलब कि अनुप्रयोग पढ़ना है। तो बायोलॉजी को आप दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक पहले बेसिक बायोलॉजी को, मतलब आप सामान्य बायोलॉजी पढ़ेंगे जो आपको सैद्धांतिक बायोलॉजी है। इसके बाद बायोलॉजी के क्या अनुप्रयोग हैं, क्या है, अनुप्रयोग हैं, इसके बारे में आप लोग कवर करेंगे। ठीक, तो आप लोग बायोलॉजी को इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब मैं बेसिक बायोलॉजी के अंतर्गत बात करूंगा कि बेसिक बायोलॉजी में आप लोग किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि जो आपको बेसिक बायोलॉजी के अंतर्गत आपको तीन चीजों के बारे में अध्ययन करना है। ये आपका वास्तविक बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन होता है, ये आपका वास्तविक बायोलॉजी का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूं कि जो आप लोगों को समान तौर पर जो बायोलॉजी के तीन जो पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप इसको बेसिक बायोलॉजी को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका जूलॉजी, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आपका बॉटनी, और तीसरा हो जाएगा माइक्रो बायोलॉजी। तो ये तीन जो आपके जो मेन क्लासिफिकेशन बायो का है वह ये चीजें हैं। तो अपन को इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, इनके बारे में आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। अब अनुप्रयोग के अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, अनुप्रयोग के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ सकते हैं। तो अनुप्रयोग, अब आप लोग यहां से मेन जो बेसिक है उसके बारे में तो आप लोग पढ़ें। तो अब अनुप्रयोग में आपको पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर, ठीक है ना। क्या पढ़ना है आपको, एग्रीकल्चर पढ़ना है, मतलब कृषि के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको इसी के अंतर्गत मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ना है, मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आप लोगों ने इस बेसिक बायोलॉजी का उपयोग करके मेडिकल के लिए आप लोगों ने क्या उपयोग किया, एग्रीकल्चर में बायोलॉजी का क्या यूज किया। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा बायो टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपके बायोलॉजी के अनुप्रयोग वाले पार्ट होंगे, और ये जो आपके पार्ट होंगे ये आपके क्या होंगे, बेसिक बायोलॉजी के पार्ट होंगे। जो अपन को मेन कमांड की बात करनी है तो वो आपके ये कमांड है। यदि आपका ये कमांड हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो मैं आप लोग बता दूं, चाहे ये पार्ट हो, ये पार्ट हो, ये पार्ट हो, या फिर ये पार्ट हो, सभी पार्टों को आपको अच्छी तरह से कवर करना है। उसका रीजन ये है क्योंकि संपूर्ण टॉपिकों से, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहां से हिंट कर दूं कि ये जो आपका बेसिक बायोलॉजी है, तो यदि आप वनडे एग्जाम को फेस कर रहे हैं तो आपको इनका वनडे एग्जाम या प्री की बात करूं, मैं वनडे एग्जाम या प्री की बात करूं तो इनका जो वेटेज है थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जब कभी आप सिविल सर्विसेज या यूपीएससी ऐसे एग्जाम की बात करेंगे तो वो आपका बोला जाए तो मेंस या फिर आपका जो पीटी है उसके लिए थोड़ा सा ये वाला पार्ट को भी आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आपको विस्तृत तरह से कवर करना पड़ेगा, ठीक। तो अपन जो स्टार्टिंग करते हैं बायोलॉजी में, तो मेन तो अपना बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है इसके अंतर्गत से चालू करते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा इसके अंदर कैसे बंटवारा होगा, इसे किस प्रकार समझ सकते हैं कि हमें इनके अंतर्गत क्या पढ़ना है, ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से बताया कि जो मुख्य रूप से जो बायोलॉजी है आपका, इसको आप लोग कितने भाग में बांटेंगे, तीन भाग में बांटेंगे। जो बेसिक है तो मैं बेसिक की बात कर रहा कि जो आप लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं वो कितने प्रकार से करते हैं, तीन प्रकार से। पहला मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, जूलॉजी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, जूलॉजी की बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा मैं तो किसकी बात करूंगा, बॉटनी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, बॉटनी। और तीसरी बात करूंगा मैं तो माइक्रो बायोलॉजी की बात करूंगा। तो आप इस प्रकार से बायोलॉजी का तीन पार्टों को व्यस्त तरीके से कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर की यदि बात करूं कि इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, अच्छे से क्या पढ़ना, कवर क्या करना है, तो याद रखिएगा
कि सबसे पहले विषय के बारे में समझिए। ये है आपका जूलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं आप लोग जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान ही समझ सकते हैं इसको आप लोग। ये है आपका मुख्य रूप से। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी के हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट की बात बता दूं। आप लोग, तो ये आप लोगों ने समझा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक आपको अच्छा कॉन्सेप्ट की बात बता दूं। आप लोग समान तौर पर देखते होंगे, एक वर्ड सुनते होंगे, जीव और जंतु। बोलते ना जीव जंतु, लेकिन जीव और जंतु दोनों में अंतर है। देखिए, जो जीव होता है, सभी प्रकार की जीव की बात करते हैं, लेकिन जब जंतु की बात करूंगा, मतलब कि एनिमल्स, है ना, जिनमें प्राइमरी मोशन होता हो, गति होती हो, जो चल सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो मैं किसकी बात कर रहा? मैं जंतु की बात कर रहा हूं। ठीक, तो जंतु यहां आ जाएगा, जूलॉजी में आ जाएगा, जीव वहां आ जाएगा, दोनों में अंतर है, तो थोड़ा सा समझिएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सभी के आपको जनक के नाम। तो बायोलॉजी के जनक मैंने जैसे आप लोगों को बता चुका है कि क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन होते हैं? अरस्तु। ठीक, थोड़ा सा बड़े से लिख दूं। पादप विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पादप विज्ञान का जनक जो है लिख लीजिए, थियोफ्रस्टस। कौन है? थियोफ्रस्टस है। ठीक, इसके बाद फिर क्वेश्चन यहां से पूछता है कि सूक्ष्म जीव के जनक किसे कहा जाता है। हमें यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक। कौन है? लीवेनहॉक हैं। समझ में आई ना बात? तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बायोलॉजी के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, पादप विज्ञान के जनक कौन है, और सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है। तो आपने देखा कि जो बायोलॉजी का जो मुख्य रूप से आप लोग जो इसको डिवाइडेशन करते हैं, तो 3 प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए, यहां से आपको एक चीज और थोड़ा सा याद रखना है कि इन्हें अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, पादप विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है ना। तो याद रखिए कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको बोलते हैं हिस्टोरिका एनिमिलिया। क्या है? ठीक, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने पुस्तक जो लिखी थी हिस्टोरिका प्लांटेनियम। क्या है? प्लांटेनियम। ठीक है ना। और जो लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव का जनक क्यों कहा जाता है, तो मैं आप लोग को बता दूं, लीवेनहॉक ने सूक्ष्म जीवों की सर्वप्रथम क्या की थी? खोज की थी, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव का जनक कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब मैं यही से थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि आखिर आप लोग जंतु विज्ञान के अंदर किस प्रकार का किसका अध्ययन करते हैं, पादप विज्ञान का किसके अंतर्गत करते हैं, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो ये आपको समानांतर पता है कि जो आपके जंतु होते हैं, जंतु का मतलब आप समझिए, जंतु और जीव दोनों में अंतर आता है। देखिए, जीव कौन होगा आपको पता है, जीव किसे कहेंगे? जिसकी बॉडी पर या जिस पर आपका क्या हो,
बायो रिएक्शन हो, मतलब कि जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हो, है ना। दूसरी बात, उसमें श्वसन दर हो, श्वसन लेने की क्षमता हो, भोजन लेने की क्षमता हो, उसको पचाने की क्षमता, ये जो मतलब जो आपकी जीव जैविक प्रक्रियाएं हैं, श्वसन लेना, गति करना, वृद्धि करना, है ना, ये सब जो है आपका क्या कहला जाएगा, जीव विज्ञान कहला जाएगा। लेकिन ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, तीनों में अंतर है। तीनों में अंतर किस प्रकार से है, जैसे मैं बात करूंगा जंतु विज्ञान की, है ना, तो जंतु विज्ञान की जब मैं बात करता हूं तो सर जंतु और पादप में अंतर क्या होता है, ये बहुत छोटी क्लास की बात करता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बता दूं। देखिए, जैसे समझते हैं आप लोग, जंतु विज्ञान में पूछूंगा जंतु और पादप में अंतर बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं कि जंतु गति करते हैं। तो मैं आप लोग को यहां से बता दूं कि जो जंतु गति तो करते हैं, लेकिन पादप भी गति करते हैं। पादप भी गति करते हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जो गति करते हैं। तो याद रखिएगा, जंतुओं में प्राइमरी मोशन होता है, क्या होता है, प्राथमिक गति होती है, प्राइमरी मोशन होता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनमें सेकेंडरी मोशन होता है, क्या होता है, सेकेंडरी मोशन। जैसे बरगद का पेड़ यदि आप देखते हैं तो उसके 100 मीटर रेंज के अंतर्गत आपको दूसरा बरगद का पेड़ दिखाई देगा, तो ये क्या कहलाता है, ये जड़ों का क्या है, द्वितीय गति कहलाता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना कि गति दोनों में होता है, ठीक है ना। तो मैं जब आप लोग को डीपली बताऊंगा तो जंतु और पादप दोनों में अंतर बता दूंगा। सूक्ष्म जीव तो आपको पता है, ऐसे जीव जो कि बहुकोशिकीय नहीं हो सकते हैं, या फिर समान तौर पर हम बहुत ही माइक्रो या बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि के होते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बायोलॉजी के सिलेबस में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये था अपना थोड़ा सा मैंने हिंट वाला जो सिलेबस आप लोगों को बताया वो था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको एक सामूहिक रूप से बात करूंगा, सामूहिक रूप से बात करूंगा कि आखिर आप लोग जियोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ने पड़े हैं, जूलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, बॉटनी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आप लोग के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो जो आज अब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा बात करूंगा, वो आज पूरे बायोलॉजी के पाठ्यक्रम का एक ओवरव्यू, एक अप्रोच बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको जियोलॉजी को कवर करना है, मतलब सॉरी आपको बायोलॉजी को कवर करना है, जीव विज्ञान को कवर करना है। तो देखिए, कुछ पॉइंट पहले आपको समझना पड़ेगा, इसके बाद में आप लोग को कंटिन्यू उसी के हिसाब से आप लोग चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, देखिए, जो भी चीजें मैं आप लोग को यहां बताता हूं उसे आप लोग कवर कर लिया करिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये मुझे पता है कि आप लोग शायद ऐसे कुछ लोग होंगे जो पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कई बार बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं जो आपका कंटेंट है और साथ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अच्छी मिल सकती हैं, आपके एग्जाम भी उससे अच्छा हो सकता है ना। एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि जो मैं बायोलॉजी कवर कर रहा हूं या फिर साइंस का मैं कोई भी पार्ट यदि कवर कर रहा, यदि आप मेरी पूरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप मेरे से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो यकीन करिए मैं दावे के साथ कर बोल सकता हूं कि आपको दोबारा ना बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत है, ना साइंस के किसी पार्ट की पढ़ने की जरूरत है। बस आपको एक चीज जरूर करना है कि एमसीक्यू आपको जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि आपका जो साइंस है, साइंस का जो मेन सबसे जो टॉपिक है, जो साइंस को यदि आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको उसमें मेहनत करनी होगी। मेहनत का मतलब ये है, मैं आपको पूरी थ्योरी एक एक डीप सी चीजें आपको बेस्ट बोला जाए तो कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा, ठीक है ना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप यदि एक बार बायोलॉजी कवर करेंगे तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी बहुत ही ज्यादा इच्छा है तो आप ओनली 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक को कवर कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको कवर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात बता दूं, मैंने बताया था कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप पढ़ते ही जाएंगे, आपकी इससे मोह माया खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। तो अपने लाइफ में कुछ चीजों को त्यागना भी छोड़िए, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा जितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, और उससे मैं तो एडवांस में ही लेके चलूंगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान दीजिए। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक ओवरव्यू के बारे में बात कर रहा हूं कि सिलेबस के अंतर्गत मैं किस प्रकार से कवर करूंगा। तो सिलेबस को कवर करने से पहले थोड़ा सा इसको किस प्रकार से कवर करेंगे उसका बात करता हूं मैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है जीव विज्ञान के अंतर्गत तो जीवों का अध्ययन करेंगे, तो संपूर्ण चीजें जितनी भी चीजें कवर करेंगे जीव से संबंधित ही कवर करेंगे, ठीक। अब देखिए,
आखिर जीव की बात करूंगा कि जीव है कहां, कहां से आया, कैसे आया, किस प्रकार से बनता है, इसकी मेन यूनिट क्या है ना। तो थोड़ा सा मैं एक स्ट्रक्चर से आप लोग को समझा दूं कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, क्यों, क्योंकि मैं सिलेबस किस प्रकार से कवर करूंगा, मैं सिलेबस इसी प्रकार से कवर करूंगा कि पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति, मैं यहां से आपका सिलेबस करूंगा। भाई जब जीव के बारे में यदि आप पढ़ रहे हैं, जीव के बारे में यदि आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यही पता होना चाहिए कि जीव की उत्पत्ति कहां हुई। हम कहां रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, तो पृथ्वी के अंतर्गत जीव कहां से आया, किस प्रकार से बना, वह कौन से तत्व है, वह कौन सी घटना है, इसके बाद मैं आपको पूरा, अब जब आपको पता है कि पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति, जब पृथ्वी में जीवन आ जाएगा तो जीवन बनने, अब मैं बात करूंगा कि मेरा एक जीवन है, मेरी एक बॉडी है, तो ये पृथ्वी के अंदर कभी ना कभी आई होगी, है ना। तो ये जब मैं बात करूंगा कि पृथ्वी के अंतर्गत जो जीवन है, तो यहां से आप लोग बात करेंगे। फिर जब पृथ्वी के अंदर जीवन आ जाएगा तो जीव आ गया। अब जीव कौन है, मैं भी जीव हूं, पादप भी जीव है, हाथी कुत्ता बिल्ली सब जीव हैं। इनका अब बॉडी की बात करेंगे तो इनकी बॉडी का जो बेस है तो उसकी बात करेंगे, यूनिट से बात करूंगा। तो जब पृथ्वी के अंतर्गत जीवन आ जाएगा, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। क्यों, क्योंकि जो कोशिका है जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन आता है, जीवन के बाद जो जीवन की मूलभूत या शरीर की या बॉडी की जो मूलभूत इकाई है कोशिका है। और फिर कोशिका के बाद आप लोग पढ़ेंगे औतिकी, इस कोशिका विज्ञान, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कोशिका विज्ञान के बारे में आप लोग पढ़ेंगे औतिकी, क्या पढ़ेंगे, औतिकी। औतिकी मतलब होता है ऊतक विज्ञान, क्या होता है, ऊतक विज्ञान होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी, क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। अभी इसको समझिए कि सिलेबस में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, क्यों पढ़ाने वाला हूं, मैं इसको अभी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति, उसके बाद पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के बाद पढ़ेंगे औतिकी, ठीक। अब औतिकी के बाद आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्गकी, वर्गकी पढ़ेंगे, है ना। वर्गकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सोनॉमी, क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। इसके अंदर अपन लोग पढ़ेंगे जीव का वर्गीकरण, क्या पढ़ेंगे, जीव का वर्गीकरण। सबको याद रखना, कोशिका विज्ञान क्या है, ऊतक विज्ञान क्या है ना, जीवों का वर्गीकरण मतलब वर्गीकी क्या है, इसको पढ़ने वाले हैं। वर्गीकी के बाद अपन को जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आएगा, अब यहां से आपको क्या करना है, क्या पढ़ने वाले हैं आप, अब यहां से आपको दो चीजें बांट देनी है। एक बांट देनी है आपको जूलॉजी के टॉपिकों में, कि जूलॉजी में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा आपको बांट देना पड़ेगा, सॉरी, टेक्सोनॉमी, वर्गीकी के बाद में आपको थोड़ा सा एक बार और चीजें पढ़नी पड़ेंगी। वर्गीकी के बाद आपको पढ़नी पड़ेंगी, अब यहां से आपका चालू हो जाएगा जो आपका मेन बोला जाए तो जूलॉजी है, क्या है, मेन जो जूलॉजी है इसको मैं कवर करूंगा, है ना। तो मेन जूलॉजी कवर करूंगा, तो इस जूलॉजी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जूलॉजी के अंतर्गत आपको लोगों को पढ़ना पड़ेगा मानव आपका आकारिकी, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको लिख सकते हैं आप लोग, मानव आकारिकी, मानव के आकार के बारे में, मानव के शरीर के बारे में, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत आपको जो दूसरा टॉपिक पढ़ने को पड़ेगा तो आप लोग इसी से संबंधित मानव आकार के अंतर्गत पढ़ेंगे पोषण, क्या पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे, ठीक है ना। पोषण के बाद इसी संबंधित आपको रोग पढ़ने को मिलेंगे। मतलब मानव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, मानव आकार की मतलब बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, है ना, बॉडी के अंदर कितने तंत्र हैं, ये सब आपको कहाँ पढ़ने को मिलेंगे, इधर पढ़ने पड़ेंगे, जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। फिर अब मैं बात करूंगा, यहीं से अब आपको पढ़ना पड़ेगा
देखिए फिर इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, तो इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, ये आप तो पढ़ लेंगे, पोषण रोग है ना, पोषण पढ़ लेंगे, रोग पढ़ लेंगे, सब सारी चीजें आप लोग किस में कवर कर लेंगे, जूलॉजी में कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पास आपको जब बॉटनी पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे तो बॉटनी में आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा बॉटनी में आप यहाँ पढ़ेंगे, पहला तो आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स, क्या पढ़ लेंगे, जेनेटिक्स। जो नेक्स्ट जो आप बॉटनी के अंदर जब पढ़ेंगे, पादप विज्ञान के अंदर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अनुवांशिकी, ठीक है ना, अनुवांशिकी दोनों में पढ़ना है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है पादप आकार की, जिस प्रकार से आप मानव के अंतर्गत पढ़ते हैं वुमेन जो मतलब मानव आकार की, उसी प्रकार से पढ़ेंगे पादप आकार की, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। अब जिस प्रकार से मानव का आपने क्या पढ़ा, पोषण पढ़ा, मानव के रोग पढ़े, मानव के जितना आपने मानव के बारे में पढ़ा उतना ही आपको पादप के बारे में पढ़ना है, ठीक। इतना यदि आप कवर करेंगे, फिर इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इतनी चीजें तो होंगी ही, फिर आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूरा आपको विस्तृत से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये टॉपिकों को कवर करना है। लेकिन सर ये ऐसा क्यों पढ़ेंगे आप लोग, ये एक सिस्टमेटिक है। यदि आप इन चीजों को एक बार एक एक चीजें यदि आप पढ़ेंगे तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो एक बात बता दूं मैं, ये सारे टॉपिकों का या फिर पूरे जीव विज्ञान का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। यदि आप उसे समझ लेंगे तो आप सब कुछ समझ सकेंगे, ठीक है ना। तो समझिएगा। देखिए मैं वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं, इसके बाद आपका आज का जो सेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, समझिएगा। देखिए मैंने सिलेबस में आप लोगों को बताया कि जीवन की उत्पत्ति से बात करूंगा, ठीक है ना। पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति से जब बात करूंगा तो आपको पता है कि अपन की जो पृथ्वी की बात करते हैं, आप लोग सबसे पहले पृथ्वी के पकड़ के चलते हैं। तो जो अपनी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उस पृथ्वी के निर्माण के लिए, ब्रह्मांड के निर्माण के लिए बहुत सारी थ्योरी है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी है वह आपकी बिग बैंग थ्योरी है ना। महाविस्फोटक सिद्धांत से मैं बात करता हूं तो महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी के पश्चात आपको पता है हमारे ब्रह्मांड की, उसमें शार्ट में बात करता हूं क्योंकि मैं इसको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा और आपका जब मैं बायोलॉजी के विस्तार से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू के बारे में समझिएगा कि बिग बैंग थ्योरी के पश्चात अपना ब्रह्मांड या अर्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पृथ्वी का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब पृथ्वी का जब निर्माण होता है तो पृथ्वी में कुछ समय बाद जब पृथ्वी का तापमान कम होता है, पृथ्वी का तापमान क्या होता है, कम होता है। तो देखिए अब मैं यहां थोड़ा सा आपको अच्छे से बता ही दे रहा हूं, चलिए समझ लीजिए कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो बिग बैंग थ्योरी के दौरान, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, तो बिग बैंग थ्योरी एक छोटा सा सिंगुलर पॉइंट था। क्या था, सिंगुलर पॉइंट था, एक छोटी सी बिंदु थी। इसमें 4 प्रकार के बल कार्य करते थे। इसमें क्या करते थे, 4 प्रकार के बल कार्य करते थे। जब ये 4 प्रकार के बल आपस में एकत्रित हुए तो ये क्या हो गया, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट हो गया। जब ये विस्फोट हुआ इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स दूर होने लगे और साथ में ठंडे होते गए, ठीक है ना। धूल कण छोटे छोटे ये सब चीजें क्या होती गई, दूर होती गई और ठंडी होती गई, ठीक। तो अब यहीं से आपको आगे की बात करूंगा। तो ये हो गया आपका बिग बैंग थ्योरी से थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया। तो यहां से अपनी क्या हुई, जो छोटे छोटे पार्टिकल निकले, जो ये सिंगुलर पॉइंट से छोटे छोटे पार्टिकल निकले, इन्हीं से जो क्या बना, आपके ग्रह बने, उपग्रह बने, है ना। फिर अब इसी से कुछ गैसें निकली। तो याद रखिएगा सबसे पहले अपन को यहाँ जो गैस का निर्माण हुआ था ब्रह्मांड में, वह गैस थी या फिर तत्व बोल सकता हूं, वो था हाइड्रोजन। क्या था, हाइड्रोजन। और जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलने लगे थे, ये मिलके क्या बनाने लगे थे, हीलियम। और हीलियम बनने के साथ साथ ही ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश और ऊर्जा का
उत्पत्ति हुई, है ना। तो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है, प्रकाश की जो उत्पत्ति हुई है, वह हीलियम के उत्पादन के साथ साथ ही हुई है। तो याद रखिएगा कि बिग बैंग थ्योरी के बाद जो ब्रह्मांड में जो सबसे पहले जो तत्वों का निर्माण हुआ था वो हल्के तत्वों का निर्माण हुआ था। जैसे हाइड्रोजन भी एक हल्का तत्व है, हीलियम भी एक हल्का तत्व है ना। तो ये तत्वों का निर्माण आपका हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब हीलियम के द्वारा ऊर्जा वगैरह बन गया तो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान भी कम हो रहा था, और साथ में ही पृथ्वी का तापमान ही कम भी हो रहा था। पृथ्वी के तापमान जब कम हुआ तो यहाँ पृथ्वी में जल भी एकत्रित होने लगा। ठीक हुआ क्या कि अमीर मैंने बताया कि पहले हल्के तत्वों का क्या हो गया, उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मांड में हल्के तत्व ही बन गए, और साथ में फिर क्या बनने लगे, भारी तत्व बनने लगे, जैसे आपका नाइट्रोजन वगैरह। नाइट्रोजन क्या है, भारी तत्व है ना, ये बनने लगे। अब देखिए जो नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, है ना। और जो नाइट्रेट है ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, किसमें, अमीनो एसिड में क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब अमीनो अम्ल में। इसको याद रखना, अमीनो अम्ल में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब अमीनो अम्ल में जब परिवर्तित हो गया तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, भारी तत्व का निर्माण हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बना, नाइट्रेट से अमीनो अम्ल बना, अमीनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन। और आपको पता है प्रोटीन से ही मिलकर बनता है आपकी कोशिका। क्या होती है, कोशिका। ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा, इतना तो आपको समझ में आया कि कोशिका कैसे बनती है। तो आप लोगों ने पहले जीवन की उत्पत्ति पहले टॉपिक में पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। अब मतलब जब पृथ्वी के अंदर कोशिका तो बन गई, पृथ्वी के अंतर्गत तो कोशिका बन गई, लेकिन जब कोशिका जब बनी तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी में जीवन आया। तो पृथ्वी में जीवन कहां से आया, तो आपको यहां से याद रखना है कि सर्वप्रथम जो अपना महासागर, जो पृथ्वी में जब पृथ्वी ठंडी हुई तो यहां बरसात हुई, जो क्योंकि पृथ्वी गर्म थी तो गर्म के कारण जितना भी जल वाष्प पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ था। जल वाष्प मतलब समझते हैं ना आप लोग, भाप समझ सकते हैं, स्ट्रीम। तो ये पृथ्वी के बाहर की ओर फैला था। जैसे पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो वह जो जल वाष्प ऊपर तैर रही थी वह ठंडे होकर पृथ्वी में आई, और जो पृथ्वी के ऊंचे हुई और इधर क्या हो गया, जल भर गया। ठीक है ना, सागरों में जल, जो पृथ्वी के जो ऊबड़ खाबड़ गड्ढे थे उनमें क्या भर गया, जल भर गया। अब क्या होता है कि जो कोशिका है, तो कोशिका कहां डेवलप हुई, जल में डेवलप हुई। कहां डेवलप हुई, जल में डेवलप हुई। अब यहां से आता है कि सर इन कोशिकाओं से पृथ्वी के अंतर्गत सबसे पहले किस जीव का निर्माण हुआ था। तो पृथ्वी के अंतर्गत जो इन कोशिकाओं से जो निर्माण हुआ था, वह जो कोशिका, जो वह जीव था वह था साइनोबैक्टीरिया। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। इसी को आप लोग बोलते हैं नीली हरित शैवाल। ठीक है ना। अब यहां से दो तीन क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले ये कि पृथ्वी में सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के अंतर्गत सर्वप्रथम किस प्रकार की कोशिका का निर्माण हुआ था। तो पृथ्वी के अंतर्गत सर्वप्रथम जो कोशिका का निर्माण हुआ था, प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ था, जिसको प्रोकैरियोटिक को आप लोग सरल भाषा में समझ सकते हैं पुरानी कोशिका का निर्माण। उसी कारण से आप लोग इसको क्या रख दिए, प्रोकैरियोटिक। दूसरी बात, पृथ्वी में किस प्रकार के जीवों का सर्वप्रथम विकास हुआ। तो पृथ्वी में जलीय जीवों का, किसका, जलीय जीवों का क्या हुआ, विकास हुआ। तीसरी बात, पृथ्वी के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जीव का विकास हुआ, तो वो हो जाएगा आपका नीली हरित शैवाल। इस चीज को आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चनों को आपको समान तौर पर याद रखना है।
ठीक है ना। तो ये हो गया अपना क्या एक कॉन्सेप्ट कि बिग बैंग थ्योरी हुई। बिग बैंग थ्योरी में एक सिंगुलरिटी ऑफ पॉइंट था जिसके विस्फोट से बहुत सारे इसके पार्टिकल्स दूर जाने लगे, दूर जाने के साथ साथ वो ठंडे होने लगे, है ना। उन्हीं के साथ साथ जो पृथ्वी के अंतर्गत जो सबसे पहला एलिमेंट्स जो पहला तत्व बना था वो हाइड्रोजन बना। और जब हाइड्रोजन के अंतर्गत नाभिकीय संलयन हुआ तो उससे हीलियम बना। हीलियम के पश्चात ब्रह्मांड में ऊर्जा और प्रकाश दोनों की उत्पत्ति होती है। इतना क्लियर हुआ। फिर जब दोनों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या हुआ, हल्के तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे हीलियम हो गया आपका, हाइड्रोजन हल्के तत्व में आते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मांड के अंतर्गत भारी तत्वों का निर्माण होता है, जैसे आपका नाइट्रोजन वगैरह। अब नाइट्रोजन से क्या होता है, नाइट्रोजन से स्थिरीकरण होकर नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रेट जो है इसके पश्चात एक किसमें कन्वर्ट हो गया, एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल का जब निर्माण हुआ इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन के निर्माण के पश्चात आपका क्या, प्रोटीन से क्या बनता है, कोशिका। अब कोशिका जो बनी थी कहां बनी थी, जल के अंतर्गत बनी थी। कहां बनी थी, सागरों में बनी थी, है ना। तो अब बात आएगी जब कोशिका होगा तो स्वाभाविक रूप से कोशिका किसी न किसी जीव की कोशिका होगी, तो यहां से पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति होती है। अब यहां से क्वेश्चन मैंने बताया कि 3 प्रकार से बन सकता है। पहली बात तो किस प्रकार की कोशिका, क्योंकि कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। तो यहां किस प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक का निर्माण सबसे पहले हुआ था। दूसरी बात, किन प्रकार के, जैसे देखिए स्थल भी है जल भी है, तो पृथ्वी के अंदर कभी ना कभी जीव आया होगा, ये आया जीव, लेकिन किस प्रकार का जीव, जल के अंदर, मतलब कि जलीय जीव का निर्माण हुआ। ठीक, इसके बाद मैं बात करूंगा कि कौन सा जीव आया था, कुत्ता आया, बिल्ली आया, मोर आया, पंखा, क्या आया। तो यहां से आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले जो जीव का निर्माण हुआ वो साइनोबैक्टीरिया नीली हरित शैवाल का निर्माण हुआ, जो कि एक कोशिकीय जीव था। जो कि कैसा था, एक कोशिकीय जीव था। किस प्रकार की कोशिका वाला, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जीव था। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि अब धीरे धीरे करके यहां किसका निर्माण होता है, तो यहां जो निर्माण होता है आपका पादपों का भी निर्माण हल्का फुल्का होता है। ठीक है ना। और जब पादपों का निर्माण यहां हो जाएगा, सॉरी साइनोबैक्टीरिया हो गया, लावा शैवाल है एक प्रकार से। अब शैवाल जो है तो सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण के पश्चात, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो मतलब कि ये मान सकते हैं आप लोग, तो सर्वप्रथम क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो पृथ्वी के अंदर सर्वप्रथम जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति का योगदान जाता है, किसे जाता है, साइनोबैक्टीरिया को जाता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं आप लोग, अब क्या करते हैं समझिएगा। देखिए जब ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई तो स्वाभाविक रूप से जो नेक्स्ट अगली जो प्रक्रिया हुई, तो साइनोबैक्टीरिया का क्या, किसका विकास होता है, लार्वा का। और लार्वे से क्या बनता है आपका, अंडा बनता है। और अंडा से हड्डी विहीन, क्या है, हड्डी विहीन मछली का निर्माण होता है। मतलब कि ऐसी हड्डियां कि जो प्राथमिक जो मछलियां थी, प्राथमिक मतलब जब स्टार्टिंग पर जो मछलियों का निर्माण हुआ तो उनके अंतर्गत किसी प्रकार की हड्डियां नहीं थी, है ना, ना कशेरुकी की थी ना कुछ भी थी। और फिर इसके बाद जो आपकी वर्तमान मछली होती है, तो वर्तमान मछली के रूप में मछलियों का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ कि देखिए जो भी अभी तक जितना भी जीवन पृथ्वी के अंतर्गत है, पृथ्वी के अंतर्गत जितना भी जीवन है वह केवल अभी किसके अंतर्गत चल रहा है, जल के अंतर्गत चल रहा है। इस बात को याद रखिएगा, अभी तक जितना भी जो जीवन चल रहा है किसके अंतर्गत चल रहा है, जल के अंतर्गत चल रहा। अब क्या हुआ कि देखिए जल से जो जब ये पृथ्वी है, जो मछली है, तो मछली में लगातार विकास, समय के साथ साथ जब विकास होता गया तो मछली का जो मछलियां हैं, मछलियां स्थल की ओर, कहा, स्थल की ओर आना प्रारंभ कर दी। कहां की ओर आना प्रारंभ कर दी, स्थल की ओर आना प्रारंभ कर दी, है ना। तो यहां से अब जो मछलियां स्थल की ओर, मतलब मछलियों में पहले जो अग्रपाद होते थे, पंख के रूप में होते थे, जो उनका जो चलने की जो प्रक्रिया थी, कहां थी,
पंख थे, लेकिन अब धीरे धीरे में पाद मतलब कि चरण के निर्माण भी होने लगा और जो जीव थे स्थल की ओर आने लगे। तो जो सबसे पहले जो जीव आए स्थल में, मतलब ऐसे जीव बने कि जो जल और थल दोनों में रहने लगे, है ना, जल और थल दोनों में रहने लगे, तो बना उभयचर। क्या बना? उभयचर जंतु बने। उभयचर जंतु मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रहता हो, है ना, उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? उभयचर जंतु बोलते हैं। तो पृथ्वी में ऐसे जीवों का निर्माण हुआ कि जो मछली थी, मछली कुछ ऐसी मछलियां जो जल में भी जाने लगी और पानी में भी रहने लगी, मतलब जो स्थल में भी जाने लगी और जल में भी जाने लगी। तो ऐसे जीवों का निर्माण हुआ कि जो जल और थल दोनों में रहने लगे। ठीक, अब फिर समय के विकास के साथ साथ ऐसे जीवों का निर्माण होता है, ऐसे जीवों का निर्माण होता है कि जो स्थल पर सरकने लगे, जिनको आप लोग बोलते हैं सरीसर्प। क्या होते हैं? बोलते हैं सरीसर्प। तो फिर सरीसर्प जीवों का निर्माण हुआ और सरीसर्प जीवों के निर्माण के पश्चात आपका फिर यहां से आपका पक्षी और स्तनधारी जीवों का निर्माण हुआ। और स्तनधारी जीव के अंतर्गत जब इसका विस्तार होता गया तो स्तनधारी जीव में एक चूहे के समान, याद रखिएगा इसको, एक चूहे के समान सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। फिर जो आगे चल के एक आपने देखा होगा कि गिलहरी, बन गिलहरी के समान, बन गिलहरी के समान एक जीव का निर्माण हुआ। इससे फिर क्या हुआ? आपके बंदर, जिसको आप बोलते हैं बंदर, का निर्माण हुआ। और बंदर के बाद फिर आपकी मानव, जो वर्तमान जो आधुनिक मानव का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको कवर करेंगे। ये आपका जो बेसिक जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी में किस प्रकार से हुई, लगातार विकास के साथ साथ किस प्रकार से जीवों का निर्माण हुआ, और जो वर्तमान मानव है ये आपका इस पोजीशन पर किस चरण से, यहां से आपको याद करना है बिग बैंग थ्योरी से लेके, ये आपको पूरी साइकिल को माइंड के अंदर आपको क्या करना है? रख लेना है। ये आपके मानव के जीवन का एक क्या है? क्रम, विकास क्रम है। ठीक, तो ये था आपके जीवन की उत्पत्ति से लेके आपके मानव की पूरी विस्तार। अब मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है कि आप लोग बायोलॉजी को किस प्रकार से और समझ सकते हैं, जीवों को किस प्रकार समझ सकते हैं, इस पूरे पृथ्वी के अंतर्गत ये संपूर्ण जो सारी चीजों का विस्तार है उसको आप किस प्रकार समझ सकते हैं, इसको देखिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहां आपने पढ़ा, अभी आप लोगों को मैंने बताया देखिए क्या हम लोग बताया कि मैंने नाइट्रोजन सबसे पहले बना, नाइट्रोजन से आपका मिलके क्या बना? नाइट्रेट बना, है ना। और नाइट्रेट के बाद क्या हुआ? नाइट्रेट के बाद क्या हुआ? अमीनो एसिड बना। क्या बना? अमीनो एसिड बना, है ना। अमीनो एसिड, जब 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो उससे बनता है आपका क्या? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन से ही बनता है आपका सेल, मतलब कि आपका कोशिका। क्या बनता है? कोशिका बनता है, ठीक है ना। अब यहां समझिएगा, जब कई सारी कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो इससे बनता है आपका टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू मतलब कि ऊतक, और सेल मतलब कि कोशिका। क्या? कोशिका। ठीक, अब जब कई सारे ऊतक मिल जाते हैं इनसे बन जाता है ऑर्गन। ऑर्गन मतलब हो जाएगा आपका अंग। ऑर्गन का मींस जैसे समझ सकते हैं आपका लंग्स है, हार्ट्स है, लीवर है ना, अग्नाशय है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके ऑर्गन हो जाएंगे। और जब ऑर्गन के, जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं उससे बनती है आपकी ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम मतलब कि अंग तंत्र। अंग तंत्र का मींस क्या होता है? जैसे मैं बात करूंगा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की जब मैं बात करूंगा तो जो पाचन तंत्र है, समझिए पाचन तंत्र एक क्या है? कई एक सिस्टम है। सिस्टम के अंतर्गत कोई पार्टिकुलर एक चीज नहीं होती, सिस्टम कई सारी चीजों का एक क्या होता है? सीरीज होता है ना।
तो जैसे पाचन तंत्र की बात करूंगा, तो जब आप पाचन तंत्र की बात करेंगे तो पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र क्या है? एक सिस्टम है, और सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गन जुड़े होते हैं, है ना? क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गन आपके क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो इसको अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था ऑर्गन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। लंग्स आ सकते हैं, है ना, अमाशय आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। तो अब यहां आप थोड़ा समझिए इसको। ठीक, देखिए ये पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के अंदर आपको अमाशय मिल जाएगा, है ना, अमाशय मिल जाएगा। यहां आपको यकृत मिल जाएगा, मतलब लीवर मिल जाएगा। यहां अग्नाशय मिल जाएगा, छोटी आंत मिल जाएगा, बड़ी आंत मिल जाएगा। ये सब सारी चीजें मिली ना, तो सारी जब एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, तीन ऑर्गन, चार ऑर्गन, पांच, जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब मैं यकृत क्या है? एक ऑर्गन है। ये किससे बना होगा? टिश्यू से बना होगा, मतलब ऊतक से बना होगा। ऊतक किससे बना होगा? कोशिका से बना होगा। ठीक, तो ये चीजें इस प्रकार से। अब देखिए, अब ये ऑर्गन सिस्टम आपको समझ में आया ना कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है आप लोगों ने कवर किया, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अब जब मैं बात करूंगा कि जब ऑर्गन सिस्टम से, जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम हो जाते हैं तो उनसे बनती है आपकी क्या? बॉडी। क्या बनती है? बॉडी, मतलब कि आपका शरीर। क्या बनता है? शरीर, है ना। तो अब देखिए, जब मैं बात करूंगा कि मानव के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, तो आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ने को मिलेगा, पाचन तंत्र पढ़ने को मिलेगा, उत्सर्जन तंत्र मिलेगा। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है? बॉडी। और जब कई सारी बॉडियां मिलेंगी, कई प्रकार के एक कम्युनिटी बनेगा, है ना, एक समुदाय बनेगा। और जब कई सारे समुदाय हो जाएंगे तो एक क्या बनेगा? इकोसिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? इको सिस्टम बनेगा। इस प्रकार से लगातार ये विकास होता रहता है। तो याद रखिएगा, इस क्रमबद्ध के अनुसार आप लोग सिलेबस में पढ़ते हैं। ठीक, और मैंने जो एक साइकिलिंग आपको बताया उसको भी माइंड में रखना है। ये एक क्या है आपका? बेस की नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रेट, नाइट्रेट से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, बॉडी से बॉडी। तो ये आप क्या क्या बन गया? एक जीव बन गया। अब ये जो मैं जो एक साइकिल ये बना दिया, ये साइकिल किसी पार्टिकुलर जीव के लिए नहीं होता, ये संपूर्ण जीव के लिए एक सिस्टम होता है। ठीक है ना। अब ये जो बॉडी, अब वो चाहे बॉडी किसी प्लांट की बॉडी हो, या फिर किसी मानव की हो, या कुत्ते की हो, हाथी की हो, शेर की हो, किसी की बॉडी हो, सभी बॉडियों का मतलब स्ट्रक्चर जो एक बेस होता है यही होता है। बस थोड़ा सा इनके संरचना में अंतर होता है, कुछ इनकी शारीरिक क्रियाओं में अंतर होता है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने बायोलॉजी को कवर किया। तो मैंने आज आप लोगों को पूरा एक अप्रोच बायोलॉजी का कवर कर दिया हूं कि क्या है, कैसा है, किस प्रकार से इसमें कवर करना है, किन चीजों को समझना है, किन चीजों को छोड़ना है। एक बात बता दूं, मैं बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आप लगातार मेरी एक बार क्लासों को कंटिन्यू कवर कर लीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको दोबारा बायोलॉजी पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। और आप लगभग लगभग 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नए अपडेटेड होते रहते हैं, उनकी गारंटी तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं जितना कवर कर रहा हूं, जितना मैंने आपको कंटेंट देने के लिए पूरी तैयारी की हुई है, इसको आप एक बार कवर कर लीजिए और साथ में अपनी नोट्स तो जरूर बना लीजिए। ठीक है ना। नोट्स बनाने के साथ साथ आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए साइंस की। मैं तो यदि आपको सजेस्ट करता हूं, तो यदि आपको घटना चक्र मिल जाती है, यूपीएससी घटना चक्र मिल जाती है, आप इसे एक बार पूरा क्वेश्चन लगा डालिए। यकीन करिएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाने वाला है इतनी क्लास से ज्यादा। ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए, मैं सब्जेक्ट के अंदर 80% मेहनत मैं करूंगा, लेकिन 20% मेहनत आपको करना है। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में यदि इस बार क्वेश्चन बायोलॉजी का आएगा तो आपसे जरूर बनेगा। ठीक है ना। और एक बात बता दूं, मैं जैसे अपनी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करूंगा तो मैं साथ में आपको लास्ट बायोलॉजी के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ है अपने जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो टेस्ट सीरीज मैंने कंप्लीट की है, इसे आप लोगों के साथ पूरा मैंने आपको क्लासों में पूरा इसका डिस्कस करने वाला हूं। ठीक, तो आप लोग इसको करने के लिए कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। एक बात बता दूं मैं
ये आपकी जो क्लास है ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सारी चीजें आपको समझ में आई तो लाइक करिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक करिएगा। और यदि किसी प्रकार से क्वेश्चन है आपको तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डिसलाइक।